मैं हूं अभिषेक आनंद और आपको अभिषेक स्टडी फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक नया चैप्टर 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्म किया जाएगा और इस तरह से आपको डिस्कशन किया जाएगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। पीटी के साथ साथ आपको मेंस में भी ये वीडियो काम आएगा और इस वीडियो में आपको तथ्यात्मक दृष्टि से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे आपको बस एक काम करना है कि अपना हेडफोन को कान में लगाइए और पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। जो जो मैं की पॉइंट बताऊँगा वो आप नोट करते चलिएगा और इसमें ऐसा कुछ पॉइंट हम आपको बताएंगे जो कहीं और वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको बीपीएससी के साथ यूपीएससी या अदर स्टेट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे गैदर किए हैं और कोशिश करेंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके हम एक्सप्लेनेशन करें और आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे इस वीडियो में। चलिए बिना कुछ देरी के क्लास प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति हुई, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी रहे, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है किसी एक कारण से नहीं होती है, बहुत सारे कारणों को मिलके और संगठित रूप से जब योजनाबद्ध तरीके से की गई एक क्रांति हो उसे ही एक राष्ट्रीय क्रांति के रूप में देखा जाता है। और ये पहली बार हुई कि भारत में 1857 की क्रांति एक संगठित क्रांति हुई। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी रहे जिसे हम आगे देखेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उस 4 चीज़ों में आप देखेंगे यहाँ पे पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम और केंद्र नेतृत्वकर्ता। ये जो 3 टॉपिक हैं, इसे 3 टॉपिक जो हैं वो आपके मेंस लेवल के लिए काम आएंगे और ये जो लास्ट का है केंद्र नेतृत्वकर्ता, ये पीटी वन लाइनर आएंगे तो इसे हम देखेंगे। पहले हम 1857 के बैकग्राउंड को देख ले तो 1857 से ठीक 100 वर्ष पहले देखिएगा तो 1757 में क्या होता है तो प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में किसका युद्ध होता है तो प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी का युद्ध यह तय कर देता है कि आने वाले समय में अंग्रेज के द्वारा ही भारत में शासन किए जाएंगे। और आप देखते ही हैं कुछ वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध यह संपूर्ण तय कर देता है कि भारत का प्रशासन, अब जितनी भी नीतियां बनेंगी वो सब अंग्रेजों द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये 1757 से आप देखोगे तो 1857 के बीच 100 वर्षों का जो गैप है, इसमें बहुत सारे दमनकारी एवं शोषणकारी नीतियां का से लोग परेशान हो गए थे। ऐसे ऐसे टैक्स इन पे लाद दिए जाते थे जो भारत में कभी इम्पोज किए ही नहीं गए थे और लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ये 1857 की जो क्रांति होती है, सबसे पहले ये 1857 की जो क्रांति है वो एक सिपाही विद्रोह हुआ। ये एक क्या है तो सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे ये आंदोलन किस में बदल गया तो जन विद्रोह में बदल गया है। किस में बदल गया? जन विद्रोह में बदला। इसके पीछे कारण क्या था? चलिए कारण देख लेते हैं। इसके मुख्य कारण देखिएगा तो पहले तो भारतीय प्रशांत थे, तो भारत की उस समय मुख्य संसाधन के तौर पे देखें तो भू राजस्व ही होता था, क्योंकि उस वक्त भारत की भू राजस्व व्यवस्था पर अंग्रेजों का दखल हो गया। उसके बाद धार्मिक मामलों में हो गया। धार्मिक मामलों में कैसे हो गया तो जो कांस्टेबल में भर्ती होते थे उन्हें यदि दरोगा बनना है तो फिर उन्हें ईसाई बनना पड़ेगा, उसे ईसाई बनना पड़ेगा। और टैक्सेशन की बात करेंगे तो टैक्सेशन में आप देखोगे कि आपको रीमैरेज के लिए आपको 5 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। रीमैरेज के लिए 5 रुपये का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये बात कब की है? थोड़ा सा माइंड, आप हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको माइंड को ना पीछे ले जाना पड़ेगा। जिस काल में ये घटना हो रही है उस काल में तो 5 रुपये उस समय के समय में टैक्स लगते थे।
विवाह करने के लिए। तो समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया गया। चलिए अब हम इनके थोड़ा सा कारण के बारे में बात कर लेते हैं। कारण क्या था कि अंग्रेज की विस्तारवादी नीतियाँ थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा लाया गया एक सहायक क्षण थी। ये सब जो थे सभी वर्गों को मतलब परेशान करके रखा, और ये एक आर्थिक शोषण भी था। इनको कर टैक्स इन पे बहुत लादा गया, उपज हो नहीं रहे थे और टैक्स पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा था। तो इस स्थिति में आकर के लोग इतना हतोत्साहित हो गए थे कि इन्हें एक आवाज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि संगठित भारत में यदि आज़ादी चाहिए तो आपको एक संगठित आंदोलनकर्ता मिलना चाहिए, जो भारत में नहीं मिल पाया था। लोगों को 100 वर्षों में ये पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। भारत में सबसे बड़ी परेशानी यही थी उस वक्त, क्योंकि उनको लोगों को पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पृष्ठभूमि की मैंने आपको जो बताया कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था ये थी। इसमें करों को बहुत सारा इम्पोज किया गया, और भू राजस्व में देखेंगे तो इस्तमराड़ी, महलवाड़ी जैसे कुछ जो टैक्सेशन थे वो इन पे लाद दिए जाते हैं। धार्मिक मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ईसाई धर्म को प्रमोट किया जा रहा था। यहाँ पे यदि कुछ आपको अच्छे प्रमोशन चाहिए तो आपको ईसाई धर्म बनाना पड़ता है। टैक्स, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, और नए प्रकार के टैक्सेशन सब इम्पोज किए जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। और जैसे मैंने कारण देखा, चलिए कुछ हम लोग तथ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला फंस रहा है खांसी की वजह से। चलिए कुछ तथ्य जिसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वन डे एग्जाम में ना हमेशा से पूछे गए हैं। तो उस वक्त के ना ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त के, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। ये बार बार ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे। और उस वक्त की महारानी जो थी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसाता है कि ब्रिटेन महारानी कौन सी थी, तो लोग एलिजाबेथ लगा करके चले आते हैं। जो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से ही मेरिट बनता है। चलिए, और उस वक्त की महारानी कौन सी, तो आप इसे नोट करते चलिएगा, इसे नोट करते चलिएगा। महारानी जो थी वो थी विक्टोरिया। विक्टोरिया महारानी कौन सी थी, विक्टोरिया थी। और गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो वायसराय का पद ही आ जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये सभी एग्जामों में पूछा गया है। मुख्य सेनापति, बहुत VVI, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। ये है जॉर्ज एनिसन। ये मुख्य सेनापति हुआ करते थे भारत का सम्राट के बाद। उस वक्त मुगल सत्ता चल रही थी, तो उस वक्त भारत के सम्राट मुगल ही हुए, और वो थे बहादुर शाह जफर। ये कौन से थे, बहादुर शाह जफर थे। ये कौन से थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। क्रांति का प्रतीक की बात करें तो क्या था, क्रांति का प्रतीक जो था वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल क्रांति का प्रतीक था। इसकी शुरुआत करें, क्रांति की प्रथम शुरुआत जो बात करें तो ये क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वन लाइनर के फॉर्म में ये पूछा जाता है। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये होता है, 10 मई 1857 को। और ये कहाँ पे होता है, मेरठ में होता है। मेरठ में ये कहाँ होता है, तो मेरठ में। ये कहाँ होता है, तो मेरठ में होता है। सैनिक का विद्रोह होता है। क्रांति की प्रथम घटना कब होती है, तो क्रांति की प्रथम घटना होती है 12 मई। क्या होता है, 12 मई
12 मई 1857 को पहली घटना होती है। कहाँ पे होती है? तो लाल किला पे सैनिकों का कब्जा हो जाता है। 10 मई को ये लोग चलते हैं और 12 मई को ये दिल्ली में पहुंच जाते हैं और लाल किले पे कब्जा कर लेते हैं। क्रांति के समय एक परिषद बनी थी। वो कहाँ बनी थी? तो वो बरेली में। वो कहाँ बनी थी? बरेली में। क्रांति के समय एक परिषद बनी थी, वो बनी थी बरेली में। इसे आप नोट करते चलिएगा। उस वक्त ये कहाँ हुआ था? तो बरेली में बनी थी। और क्रांति के समय ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय ये इलाहाबाद में बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद में। और आगे हम देखेंगे इलाहाबाद में घोषणा। चलिए, विद्रोह के कारण देखिए। उस वक्त का विद्रोह के मुख्य कारण क्या होते थे? तो पहले तत्कालिक कारण के बारे में देखेंगे। आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था और सैन्य कारण। जैसे हम आपको बताया कि विद्रोह किसी एक कारण से नहीं है, विद्रोह बहुत सारे कारणों को मिलकर उत्पन्न समस्याओं को निदान पाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता होती है, जिसे हम उस वक्त की भाषाओं में विद्रोह की नाम देते हैं। चलिए, हम सबको विद्रोह को लाइन बाय लाइन देखने का कोशिश करते हैं और उसके बारे में हम जितना हो सके हम तथ्यात्मक दृष्टि से उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहले देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बारे में, क्योंकि आर्थिक कारण देखिएगा तो भू राजस्व की नीतियाँ में क्या था? तो सिंपल आर्थिक में देखिएगा तो पहले तो भारतीयों का शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? तो यहाँ पे आप भारतीयों का शोषण हो रहा था। और भू राजस्व की नीतियाँ में देखेंगे तो इसमें देखिए टैक्सेशन अधिक होता था, यानी टैक्स क्या होता था? अधिक बढ़ा दिया गया। अकाल में भी भारत में पहले बहुत अकाल आते थे और उसमें भी अकाल जब आता था तो अकाल के समय में भी ये लोग कर वसूलते थे और वो भी अधिक कर वसूलते थे। तो अकाल के समय में भी टैक्स क्या आता था? बहुत लेते थे। उसके बाद बाढ़ या फसल खराब होने पर भी करों की वसूली की जाती थी। मतलब ये पूरी तरह से एक दमनकारी नीतियाँ थी इनके पास में। तो किसानों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। दूसरी पॉइंट देखिए, 1813 में मुक्त व्यापार नीति। ये था कि यूरोप से कोई भी वस्तु को आप यदि मंगवाते हैं तो उस वक्त उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। यानी वहाँ से यूरोप से कोई वस्तु आप मंगवाते थे तो वहाँ पे टैक्स फ्री होता था। लेकिन उस वक्त भारतीय साम्राज्य की बात करें या फिर उस वक्त कोई सम्राट ऐसे नहीं हुआ करते थे। औरंगजेब के बाद देखेंगे तो भारत का जो सम्राट हुआ करते थे वो पावरफुल रह नहीं गए थे, सिर्फ नाम के ही रह गए थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये नीति ला करके यहाँ के सभी छोटे बड़े उद्योगों को बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद भारत में औद्योगिक नहीं, इसको यहाँ पे विऔद्योगिकरण लिख लीजिएगा, उपयुक्त वर्ड ही होगा। क्योंकि विऔद्योगिकरण आने से भारत में क्या होता है? तो पहले तो होता है कि जितने भी कुटीर उद्योग थे ये सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद भारत में हस्तशिल्प की जितनी भी हस्तशिल्प ये बंद हो गए। उसके बाद लघु उद्योग की बात करें, लघु उद्योग ये बंद हो गए। तो भारत में विऔद्योगिकरण पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ पे जितने भी, क्योंकि भारत ना सिर्फ एक कच्चे माल का देश बन गया था, भारत से यहाँ से कच्चे माल लेकर के लोग यूरोप जाते थे और फिर यूरोप से वहाँ पे सामान को तैयार करके और फिर भारत में ही बेचते थे। यानी भारत सिर्फ एक कच्चे मालों का देश बन गया था, जिससे मुनाफा नहीं होता था इनको। मैंने इन्हीं से वस्तु ले करके इन्हीं पे एक टैक्सेशन के फॉर्म में लाद दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक कारण। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, और यदि आगे चाहते हैं कि इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहे तो आप हमके कमेंट करके बताइए। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पे आप टेक्स्ट करके बताइए कि आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल ये कंटिन्यू किया जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। चलिए हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखेंगे सबसे पहले तो, एक मिनट,
जी हाँ, पेन काम कर रहा है। और तो राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, तो अंग्रेज, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज व्यक्तिगत का सिद्धांत, सहायक संधि जैसे ऐसे चीज़ों को लेके आ रहे थे जिसमें से लोगों को परेशानी दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे थे। दूसरा था कि मुगलों का अपमान, क्योंकि मुगल उस वक्त इतने पावरफुल थे नहीं कि इनका विरोध कर पाएंगे, तो ये मुगलों को उस तरह से क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट देते नहीं थे, और जो अपनी मर्जी से चाहते थे वो करा लेते थे। इनाम आयोग के बारे में बात करें तो इनाम आयोग क्या देती, तो जागीरों और महलों को ना जब्त करने की एक प्रथा बना लिया था इन्होंने। इनाम आयोग आया था, जिसके भी वंशज या जिनके भी पुत्र नहीं होते थे राजाओं की, उनके महल पे कब्जा कर लेना, और गोद लिए हुए मतलब पुत्र को वो अस्वीकार कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी बहुत देखा गया। और यहाँ पे प्रशासनिक कारण की बात करें तो प्रशासनिक कारण में देखिएगा तो सामान्य भ्रष्टाचार में दमनकारी नीतियाँ हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर बैठल गई थी। जटिल और भेदभावपूर्ण न्याय की व्यवस्था देखी गई थी यहाँ पे। तो मतलब पूरी तरह से ना अंग्रेजों के द्वारा एक दमनात्मक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से देखा जा रहा था। और ये क्रांति लोगों को अंदर से झकझोर के रख दिया था। और सामाजिक और धार्मिक कारण में देखें तो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप देखें तो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कि यदि आपको प्रमोशन चाहिए, जैसे सेना में जैसे आप कांस्टेबल हैं, आपको यदि दरोगा बनना है तो आपको ईसाई बन लो, आपको जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। और धन का भी प्रलोभन देते थे। भारत में ईसाइयों के मतलब कारण का मतलब धर्मों को बढ़ाने का सीधा यही समझ लीजिए कि भारत में ना ईसाइयों के धर्मों के, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि वो ईसाई धर्म अपना करके और वो लोगों के बीच में एक ऐसा चीज़ अपना छोड़ना चाहते थे जिससे लोगों वहाँ पे धर्मात्मक दृष्टिकोण से उस पर कायम रहे। भारत में ईसाईकरण का प्रयास किया था, तो धन का प्रलोभन होता था, नौकरी होता था। और लक्स लॉ की अधिनियम देखो तो ईसाई बनाने पर वो नौकरी देना, ये एक ऐसा नियम था कि जो लोग ईसाई बनेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी। लक्स लॉ की अधिनियम, जो लोग ईसाई बनेंगे उन्हें नौकरी दी जाएंगी, ये बात की गई है उन पर। सैन्य कारण में देख लिए तो सैन्य कारण इसमें नस्लीय भेदभाव देखने को मिला था। नस्लीय भेदभाव क्या होता था, तो गोरा काला का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। गोरा और काला ये देखा गया। नस्लीय भेदभाव में देखेंगे गोरा और काला के आता है। उसका वेतन में भी देखा गया था। यहाँ पे वेतन में देखा गया था कि जो इंग्लिश लोग थे उनका वेतन बहुत ज़्यादा होता था। जैसे मान लीजिए उनका 200 रुपये है, तो यहाँ पे इंडियन की बात करें तो इंडियन को यहाँ पे 20 रुपये ही मिलता था। यदि इनको 200 मिलता था और इनको 20 रुपये मिलता था। दोनों की सर्विस सेम थी, दोनों 8-8 घंटे ही ड्यूटी करते थे, लेकिन दोनों में वेतन में बहुत अंतर होता था, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष की भावना जाग रही थी। एक तीसरा है डाकघर अधिनियम। जैसे आपने वाटर मूवी देखी होंगी तो उसमें चिट्ठी आई है, जैसे आप सॉन्ग देखें तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि सैनिकों के लिए ना मुक्त सेवा थी। पहले चिट्ठी की जितनी भी थी सैनिकों के लिए मुक्त सेवा मिलती थी। क्या मिलती थी? मुक्त सेवा मिलती थी, फ्री, इन्हें फ्री सर्विस मिलती थी। लेकिन अब क्या है, तो अब आपको इनके लिए पैसा देना होगा। अब इनको क्या है, डाकघर अधिनियम में क्या है कि सैनिकों को भी अब पत्र लिखने के लिए, अपने महबूबा से बात करने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। 1857 में नया कानून को देखने को मिला है। तो नया कानून क्या था, तो उसमें था कि विदेश में सेवा देना होगा आपको। ये था 1856 में एक नया कानून आता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी किया लोगों को, कि आपको कि भारतीयों को विदेश में सेवा देना होगा। भारतीयों को विदेश में भी सेना देगा। और भारतीयों का मानना था कि समुद्र को पाप करना पाप माना जाता है, इसलिए लोग ये नहीं करना चाहते थे कि समुद्र को पार नहीं करना चाहिए। ऐसा मान्यता है भारतीय लोगों को कि समुद्र पार करने से उनको इष्ट देवताओं को क्या बोल सकते हैं, उनको नाराज करने की जैसे बात होती। तो बहुत सारे कारण हुआ करते थे,
चलिए मेन देखें तो तत्कालिक कारण के रूप में देखें आप। तत्कालिक कारण में क्या था, एक एक्ट आता है 1856 में, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था कि नई बंदूक आई गई। क्या आ गई? तो नई बंदूक। क्या आ गई? नई बंदूक आ गई। ठीक, नई बंदूक आ गई तो जिनका नाम क्या था, इनफील्ड राइफल। इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्या था? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल था। इनकी जो ये बुलेट हुआ करती थी, ये मान लीजिए बुलेट है और इसके ऊपर से ये एक कवर हुआ करता था। ठीक, जो कवर जो होता था, ये जो कवर होता था ये चर्बी के बने होते थे। क्या बने के होते थे? चर्बी के बने होते थे। और ये चर्बी किस चीज़ से होता था? तो गाय और सुअर। क्या है? गाय और सुअर के। और ये अफवाह फैल गई। कहाँ फैल गई? अफवाह फैली कि ये अफवाह फैल गई। ठीक, कि ये गाय और सुअर के चर्बी से बनता है। ठीक, ये अफवाह फैली कहाँ पे? तो ये अफवाह फैलती है बैरकपुर में। एक घटना होता है 29 मार्च। एक घटना होता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे सोए हुए थे। ये उठे और उन्होंने 2 अंग्रेज सिपाही को, एक थे लेफ्टिनेंट बाग। वो कौन से थे? लेफ्टिनेंट बाग। और एक था सार्जेंट थे, यानी सार्जेंट ह्यूसन। सार्जेंट ह्यूसन। इस दोनों को गोली मार के इन्होंने हत्या कर दिया। इनको गोली मार के हत्या कर दिया। तो मंगल पांडे पकड़े गए और इन्हें ना एक फांसी की तारीख तय की कि इनको फांसी यानी 18 अप्रैल 1857 को इनको फांसी देना था। इनको सजा मिली 1857 को फांसी। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि समय से पहले 2 व्यक्तियों को फांसी पड़ा। एक सबसे पहले की बात करें तो मंगल पांडे और दूसरे भगत सिंह को। ये लोगों को ना समय से पहले फांसी दिया गया। तो इनको फांसी कब दिया गया? तो समय से पहले इनको दे दिया गया। इनको 8 अप्रैल को ही फांसी दे दिया गया। तारीख से क्या था? 18 अप्रैल था, लेकिन इन्हें फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। इसमें लोगों की भावनाओं के साथ ही इन्होंने खेले। काफ़ी जन विद्रोह होना शुरू हो गया। तो जन विद्रोह होना शुरू किया और फाइनली ना ये 10 मई को फाइनली क्या होता है? तो 10 मई को आप देखोगे, फाइनली 10 मई को ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन में बताया कि ये क्रांति क्या होती है, 10 मई से कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से। ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग को देख लेना है कि विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ रहा। तो पहला हम देखेंगे बिहार से। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के व्यक्ति, इन्होंने नेतृत्व किया था जगदीशपुर में। कहाँ पे किया था? तो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने किया था। और ये क्या होते थे? जमींदार होते थे। ये क्या है? जमींदार। ये जमींदार। एक मिनट, ये क्या होते थे? तो जमींदार होते थे। आखिर इन्हें क्रांति में क्यों कूदना पड़ा? तो इन्हें क्या था कि उस वक्त एक सिस्टम चला था कि जमींदार को ना कर वसूल के राजाओं को, अंग्रेजों को देना था। और ये कर वसूल नहीं करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों इन पे ना वकाया ठोक दिया कि हमको ये सारे चीज़ें आपसे हमको टैक्स चाहिए। ये नहीं चुका पाए और इन्हें कूदना पड़ा। हाँ, और एक पीछे कारण ये भी है कि इनको कर वसूली नहीं किए, बकाया इतना चढ़ गया था कि इनको लेटर भेजा गया कि महल पे ये कब्जा करेंगे, जिस वजह से इन्हें क्रांति में कूदना पड़ा था। कारण इसका मुख्य कारण यही है। और ये एक जमींदार होते थे बिहार के वीर कुंवर सिंह। बस इनसे ज़्यादा आपको वन लाइनर के फॉर्म में कुछ नया नहीं दिखेगा। हाँ, एक चीज़ और आप नोट कर लेंगे, इनके भाई की बात करेंगे तो अमर सिंह। इनके भाई कौन से थे? तो अमर सिंह। वो कौन से थे? अमर सिंह। भाई थे अमर सिंह। और ये कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कैमूर। कहाँ से नोट ये किए हुए थे? कैमूर से। और एक और है जो पटना से होते थे, वो है पीर अली। वो कौन है? पीर अली। ये पटना से थे। और ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता। ये क्या है? पुस्तक
विक्रेता थे। पुस्तक और क्रांति का दमन किसने किया, ये वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार में क्रांति का दमन किसने किया था, तो पहले तो टेलर, एक ट्रिक्स याद कर दीजिए, टेलर आया मतलब टेलर और आयर ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ में कौन सी थी, बेगम हजरत महल, इनसे क्या था, तो ये आंदोलन वहाँ शुरू कब हुआ, तो ये हुआ था 4 जून। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी ने इसे पूछा है तो हम इन्हें ले लिए हैं। 4 जून 1857 को ये शुरू होता है। और कारण क्या था, तो बिजरिस कादिर जो इनका बेटा था अल्प आयु का, उन्हें ये वहाँ का सम्राट नहीं मानते थे, जिस वजह से ये क्रांति में इन्हें कूदना पड़ा। और यहाँ पे दमन किसने किया है, दमन यहाँ पे किया है, यहाँ पे लखनऊ में क्या है, कैंपबेल, आए कौन, लखनऊ से आते हैं कैंपबेल। ठीक, चलिए अब कानपुर का देखते हैं। कानपुर का बात करेंगे तो कानपुर ठीक एक दिन बाद, ये 5 जून को ये प्रारंभ होता है, 5 जून 1857 को होता है। और यहाँ पे लीड कौन से थे, तो नाना साहब। वहाँ पे लीड कौन किया है, नाना साहब लीड किया, कौन किया है, नाना साहब ने लीड किया है। नाना साहब की बात करेंगे तो ये अंतिम पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र भी हो सकते थे। और इनका यदि नाम पूछे, इनका दूसरा नाम भी पूछे तो ये इनका नाम है धोदू पंथ। इनका नाम क्या है, धोदू पंथ। ठीक है। और इनके सेनापति की बात करें तो तात्या टोपे, जिनका और नाम था, जिन्हें पूछा जाता है, बीपीएससी ने पूछा है, रामचंद्र पांडे थे। और यहाँ पे दमन कौन किए हैं, तो दमन के बारे में देखेंगे तो एक तो हैवलॉक थे, दूसरा थे नील थे, उसके बाद कैंपबेल थे, और एक थे कॉलिन थे। ये मतलब यहाँ पे 4 लोगों को आना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टक्कर दे रहे थे आपको कानपुर में नाना साहब ने। हाँ, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, वो नाना साहब के सलाहकार कौन से थे, अजीमुल्ला खां, जिसे हम क्रांति के दूत भी कहते हैं, अजीमुल्ला खां भी कहा जाता है उनको। चलिए आगे देखते हैं, कानपुर हो गया। अब देखते हैं हम लोग झांसी के बारे में। तो झांसी के बारे में कहेंगे तो सीधा है, झांसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हैं। और यहाँ पे जो प्रारंभ होता है वो 19 नवंबर को होता है। यहाँ पे 19 नवंबर को होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म है 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, तो वाराणसी में होता है, वाराणसी में इनका जन्म। कहाँ पे, तो वाराणसी में। मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, तो इन पे तो मूवी भी आ चुकी है, मणिकर्णिका। और इनके पति कौन से थे, तो इनके पति थे गंगाधर राव। कौन से थे, गंगाधर राव थे। और दमन किसने किया था, तो दमन की बात करें तो दमन थे स्मिथ और हिरोज, इन्होंने यहाँ पे दमन किया था। बात करें फैजाबाद में, तो फैजाबाद का ये मौलवी अहमदुल्ला साहब ने किया था यहाँ पे। और यहाँ पे रिनाल्ड ने आके दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खां थे। असम की बात करें तो कनकेश्वर सिंह थे, मनीराम दत्त थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। तो ये सब नाम थे, जिसे हम आपको ना एक PDF में प्रोवाइड करवा देंगे, और जिस प्रोवाइड से हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में, आप ऑनलाइनर फॉर्म में है तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे मैंने नीचे इन सब के नाम लिख दिए हैं और आप देख सकते हैं। प्रभाव, भारत में इनका प्रभाव क्या पड़ा, इस आंदोलन से भारत में प्रभाव क्या पड़ा, तो भारत में क्या था प्रभाव में, कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और ये किसके, महारानी के हाथ में चला जाता है, क्योंकि अब ब्रिटेन से ना भारत का शासन और प्रशासन दोनों देखा जाएगा। उसका बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। ये कब आता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1 नवंबर 1858
1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने यहाँ पे क्या किया था, तो कैनिंग को आदेश हुआ कि तत्कालिक इसे अप्लाई किया जाए। तो उस वक्त वो इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें आदेश आया ब्रिटेन से, तो उस वक्त इलाहाबाद में थे। तो कैनिंग महोदय ने इलाहाबाद में घोषणा कर दी। कहाँ पे कर दिया? तो इलाहाबाद, जिसे आप आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके बाद है भारत में देखेंगे तो गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ से आता है किसका पद? तो वायसराय से शुरू होते। अब भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो उस वक्त कौन थे? कैनिंग थे। वो कौन से थे? कैनिंग थे। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें MCQ फॉर्म में हम लोग देख लेंगे, और अच्छे से डेप्थ से उनको भी देख लेंगे क्वेश्चन को। चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइए, और कुछ त्रुटियां आपको दिखे तो हमें बिल्कुल बताइए, हम उसको अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए से नए कॉन्सेप्ट लेके आएं। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।